हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटी की टेस्ट सीरीज करेंगे और इससे पहले हम लोगों का टॉपिक जो था वो शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ था, वो कवर हो गया है। अब आज हम लोग टॉपिक है प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, जिसको करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं। उसके बाद में ये जो सीरीज है ये UPPCS RR के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित किया करते हैं। यानी कि इनमें डेट बताना है आपको, आज संविधान में फिर डेट बताना है, मतलब कब किया गया था इसको अधिनियमित और आत्मर्पित। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन 1 है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। तो फिर वही तिथि, उसी दिन हम लोग इसको आत्मर्पित करते हैं और अंगीकृत किए, संविधान के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, डी संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो ये जो तीनों वर्ड हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान में तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। उसके बाद में जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। तो इस तरह अगर उसमें पूछा जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में करेक्शन करके क्या जोड़ा गया था, तो फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये 3 वर्ड हम लोग करेंगे। अगर पूछा जाएगा 26 जनवरी 1950 को वस्तु संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, तो उसमें हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरह राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फिर डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति में था।
क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए ऑप्शन उद्देश्य का, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य का। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत द प्रियम्बल, जिसको हम लोग प्रियम्बल भी बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं और उद्देशिका भी बोलते हैं, तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। उसके बाद में यह संविधान निर्माता की मना स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने की प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जो 26 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परिवर्तित करके संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि जब ये होगा कि इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था इस उद्देश्य प्रस्ताव को, तो प्रस्तुत तो हम लोग बताएंगे 26 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और उस प्रस्ताव को पारित किया गया था। और जो प्रस्तुत था वो दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर ये पारित जो हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। और जो संविधान सभा की बैठक की बात करेंगे तो वो 3 बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर को, उसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग को उसका जो क्रम है वो बताना है। तो ए ऑप्शन है 3521, बी ऑप्शन है 1352, सी है 2531, डी है 5213। तो यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3, 5 और 2, 1। तो फिर यहाँ पे जो प्रस्तावना में जो दिया गया है 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं हमारे, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार के भ्रातृत्व या बंधुत्व का उल्लेख किया गया है हमारे प्रस्तावना में। तो इस तरह राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे सही क्रम बताना है। ए ऑप्शन दिया है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। बी ऑप्शन दिया गया है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। सी दिया गया है सार्वभौम, सत्तावादी। फिर डी है समाजवादी, धर्म। मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है और हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें सही क्रम कौन सा होता है। तो वो हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये है। और इसके जो संविधान में जो उल्लिखित हैं वो दिए गए हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। इस हिसाब से हम लोग वहाँ पे ऑप्शन देख के उसका जो आंसर है वो चूज कर लेंगे। ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य सब। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन है एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी ऑप्शन है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष,
डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इस तरह सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक, डी धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें हम लोगों को सही क्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर जो है सी, ए, डी एवं बी। तो सी में पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद में आएगा प्रजातांत्रिक। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ए ऑप्शन 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, डी 46वें संशोधन एवं सी 46वें संशोधन, डी 47वें, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वे इस तरह हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर समाजवादी शब्द के बारे में पूछा गया था, तो फिर 42वें संविधान संशोधन होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ए ऑप्शन संप्रभुता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और डी निजता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, समाजवाद पंथनिरपेक्ष। समाजवाद पंथनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ए ऑप्शन 39वें संविधान संशोधन, बी 41वें संविधान संशोधन, सी 42वें एवं डी 44वें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी है 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ए ऑप्शन बंधुत्व, बी संप्रभुता, सी समानता और डी अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अखंडता शब्द जो था वो 76 में जोड़ा गया है, ना कि 75 में। तो इस तरह 75 में अखंडता शब्द नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए समाजवाद, बी ग्राम स्वराज, सी फिर तीसरा है पंथनिरपेक्षता और चौथा
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। तो समाजवाद और जो पंथ निरपेक्ष है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इससे पहले ग्राम स्वराज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारे वर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्ता उद्देशिका बना। फिर दूसरा है, इसकी प्रकृति जस्टिफाइबल नहीं है, यानी न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद में तीसरा है, यहाँ पे जो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर चौथा है, संविधान की विशिष्ट प्रस्तावों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 1, 2, बी 1, 2, 4, सी 1, 2, 3 और डी 2, 3, 4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को पारित किया था जो 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। तो उसके बाद में ये ऑप्शन सही है कि हाँ, पंडित नेहरू ने ही इसको पारित किया, तब उद्देशिका बना। फिर दूसरा है कि ये प्रकृति योग्य नहीं, यानी कि जस्टिफाइबल नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत ऑप्शन है, इसका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके अलावा इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो इस तरह इसका संशोधन तब कर सकते हैं जब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इस तरह ये रॉन्ग आंसर होगा, नहीं जोड़ा गया इसलिए रॉन्ग है। फिर चौथा ऑप्शन दिया गया, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, या रद्द कर सकता है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को। इस तरह राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ए ऑप्शन है, यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना जो विधिक स्वरूप है उसको लागू नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, यानी कि कब किया गया है। तो ये जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसमें हम लोगों ने 3 वर्ड को जोड़ा था, तभी इसका संशोधन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है, यानी कब जोड़ा गया है। तो ए ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें, सी 52वें एवं डी इसमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया। तो यहाँ भी वही दिया हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। क्वेश्चन नंबर 20, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा खंड और चौथा गणराज्य। यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा
ये जो तीनों शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 26 जनवरी 1949 को जब अंगीकृत हुआ था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तब ये तीनों वर्ड नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के आमुख के लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। पहला ऑप्शन है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा अवसर की समानता, चौथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नागरिकों के लिए जो है ये सारे अमुक लक्ष्य की ओर सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सही है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा ये भी है। तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान में आमुख यानी कि प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को, उनके जो नागरिकों को जो प्रदान किए गए हैं उनके कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज़ तथा उनके अधिकार हैं वो दिए हुए हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक, राजनैतिक नंबर 2, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना भी प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से एक कथन को ए, दूसरे को कारण और कथन में सही बताना है। यहाँ पर कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आर में है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो यहाँ पर हमारा कथन आर और ए मतलब कारण और कथन दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया था और यह भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इस तरह ये ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी कि किस शब्दों से आरंभ होती है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी है जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी ऑप्शन है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी ऑप्शन है हम भारत के लोक शब्दों से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हम भारत के लोक शब्दों से हमारी जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है। इसका अर्थ होता है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, यानी हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और हम लोग अपने आप में, यानी कि हमारी पूरी जनता, हम भारत के लोग सर्वशक्तिमान हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ है। ए ऑप्शन नीति निर्देश तत्व, बी मौलिक अधिकार और सी नागरिकता, डी संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है, यानी हम, तो फिर इस तरह राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस सीरीज को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चंस पूछते हैं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम भारत के लोग हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर उपबंधित है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग।
जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है ये कल से जो चल रहा था उसका आज पार्ट 2 होगा पॉलिटी में। ये जो टेस्ट सीरीज है आप लोग सॉल्व करते रहिए, ये आपके RO PCS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम भारत के लोग कहाँ पर भारतीय संविधान में कहाँ पर उपबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से ही प्रारंभ होती है, यानी कि यहाँ पर जनता जो है सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब ये होता है। तो फिर चलिए हम लोग आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने संविधान संशोधन हुए हैं, 1, 2 या 2, 3 या इसमें से आपको डिसाइड करके बताना है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। ये प्रस्तावना का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ए ऑप्शन दिया है सार्वभौमिक, बी ऑप्शन है समविष्टवाद और सी ऑप्शन है समाजवाद, डी ऑप्शन है अंतःक्रियावाद। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपबंध होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। तो इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसलिए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ए ऑप्शन है संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथनिरपेक्ष और डी संघीय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है। परंतु जो संघीय शब्द है यानी फेडरल शब्द है वो भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लिखित नहीं है। और वैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो है उसमें संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, वो शब्द है आर्टिकल 1 में। तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ए ऑप्शन समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष और सी प्रभुता संपन्न और डी लोक कल्याणकारी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी। निम्नलिखित में जो संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये जो वर्ण हैं ये हमारी उद्देशिका में सम्मिलित है पहले से, और लोक कल्याण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ए ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता और डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति
यानी कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा न्याय, सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय और सी राजनीतिक न्याय, डी धार्मिक न्याय। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा धार्मिक न्याय। जो धार्मिक न्याय है ये हमारी प्रस्तावना में नहीं है, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ भारत का कोई धर्म नहीं है, तो फिर इसलिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में है और धार्मिक न्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी ऑप्शन जो है वो उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त शब्द जो हुए थे फिर 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। फिर डी ऑप्शन है उक्त संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 50 में लागू नहीं थे, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए ऑप्शन मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा उद्देशिका। जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो उद्देशिका को कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा प्रस्तावना आधारशिला है, तो फिर संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है तथा संविधान को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है, तो इस तरह जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ए ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है दिया है वल्लभ भाई पटेल और सी बी.आर. अम्बेडकर, डी के.एम. मुंशी, ई महात्मा गांधी। तो यहाँ पर प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है और जो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ये संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ये भी जो है ए ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज बताया है। उसके बाद में बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 36 में किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन बेरूबारी, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ और डी केशवानंद भारती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा बेरूबारी। बेरूबारी
यूनियन बेरूबारी यूनियनवाद जो है 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को पलट दिया तथा कहा कि उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया। यानी बेरूबारी यूनियनवाद जो हुआ था 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कहा था संविधान का भाग उद्देशिका को नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में उसमें संविधान के जो भाग में उद्देशिका को ऐड कर लिया यानी मान लिया था। तो इस तरह सर्वोच्च का हिस्सा उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है तो लिख देंगे बेरूबारी। अगर होगा कि संविधान का हिस्सा मान लिया तो फिर लिखेंगे केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ए ऑप्शन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसके बाद में सी ऑप्शन है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी बम्बई बनाम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। और केशवानंद भारती केरल राज्य में के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान माना गया था। जो केशवानंद भारती की केस था वो सबसे बड़ी बेंच ने निर्णय दिया था जो 13 जजों का था। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ए ऑप्शन बेरूबारीवाद, बी एन.के. गोपालन विवाद, सी प्रिवी पर्श और डी केशवानंद भारती। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। केशवानंद भारती विवाद जो है ये केशवानंद भारती विवाद मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। तो इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। ये किया था केशवानंद भारती केस केरल राज्य बनाम 1973 में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या करना। ए ऑप्शन मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों, फिर डी ऑप्शन है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अधिकार अध्याय में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है और संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। फिर व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी संसद। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना जो है एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर है ये ऑप्शन 2, बी 3, सी 1 और डी 4। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 2 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं है, नहीं 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाए, यानी समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनीतिक न्याय से मतलब है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो 3 प्रकार के न्याय व्यवस्था जो है हमारे उद्देशिका में व्यवस्था की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ए ऑप्शन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, बी ऑप्शन धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, सी है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, डी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था हमारे प्रस्तावना में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ए ऑप्शन है उद्देशिका, मूल अधिकार, बी है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना का उद्देश्य में उपबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका ए ऑप्शन है भारत संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, फिर बी है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, सी है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग, डी ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद जो सबसे बड़ी पीठ थी 13 जजों की, उसमें संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका के भारत में संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो बेरुबारी में था उस केस में बोला था सर्वोच्च न्यायालय ने कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अपने निर्णय को पलट दिया था उन्होंने। केशवानंद भारती केस में 1973 में उन्होंने बोला कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है तथा इसके संविधान के अन्य भागों में निर्वाचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, और किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्रता होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया आमुख यानी न्यायालय में लागू नहीं है।
फिर दिया है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। फिर तीसरा दिया शासन करने के उद्देश्य को लक्षित करता है। चौथा दिया है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन दिया 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4, तो यहाँ पर जो है कोई भी सही नहीं है। तो इस तरह हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या होगा। भारतीय संविधान के आमुख को उद्देशिका प्रियम्बल या प्रस्तावना कहा जाता है और उद्देशिका संबंधी चारों कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब 1 2 2 3 1 2 3 और 2 3 4 ये ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो इसके चार कथन दिए गए हैं ये 1 2 3 4 ये ऑप्शन होता तब राइट आंसर हो जाता। तो इस तरह इसमें से हम लोग समझ लेते हैं कि ये चारों ऑप्शन न्यायालय में लागू नहीं है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, शासन के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ये चारों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। फिर देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी। फिर दिया हुआ है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 और 14 से 18 के तहत प्रभुत्व समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इस तरह अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है और सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका जवाब देना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में, और इस सीरीज को आप लोग प्रैक्टिस करिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।